हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर दीपक शर्मा, एकेडमिक हेड ऑफ सिंघम डिफेंस एकेडमी, सिंघम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि आज हमारा टॉपिक है वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, सदिश की हम बात करने वाले हैं और बहुत ही लाजवाब जो है डिस्कशन होगा आज सदिश को लेकर के। ठीक है, और बहुत ही जो मिसकंसेप्शन आप लोग पढ़े हुए होते हो सदिश में, वो सारे आज हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक सदिश को लेकर के, वेक्टर को लेकर के। तो सबसे पहले बताया जाता है कि भौतिक राशि जो है हमारी, उनको दो भागों में विभाजित किया गया और वो दो भाग थे। पहला अदिश और दूसरा है हमारा सदिश। अदिश को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी और सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जनरली यदि हम सदिश के बारे में पूछे कि सदिश क्या होता है, ठीक है, सदिश क्या होता है, तो सदिश को पहले समझेंगे, तब जब हम अदिश को समझे तो अदिश के लिए अगर पूछा जाता है बच्चे से, तो अदिश के लिए बच्चा सीधा सीधा कहता है परिमाण। यदि एक वर्ड में डिफाइन करने को कहे तो उसके लिए कहा जाता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक है, यानी अदिश वे राशियां होती हैं, अदिश वे राशियां होती हैं जो केवल परिमाण पर निर्भर करती है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई निर्भरता नहीं होती, दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं, वो कहलाती है हमारी अदिश राशियां। और जब हम सदिश की पूछते हैं तो सदिश के बारे में कहा जाता है, अगर एक वर्ड में हम डिफाइन करेंगे तो परिमाण प्लस दिशा, यानी वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, वो कहलाती है हमारी सदिश राशियां। ठीक है, ये जनरली स्टूडेंट इस चीज को बोलता है। बेटा, आपने जो अदिश की परिभाषा जानते हो वो तो ठीक है कि वे राशियां जो केवल परिमाण पर निर्भर करेगी, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, वो सब हमारी अदिश राशियां होंगी, ये बात तो सही है। लेकिन जो सदिश की डेफिनेशन है, जिसको आप बोलते हो कि वे राशियां जो केवल परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है, वो सदिश राशियां होती है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों की गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपसे। यदि मैं आपसे पूछता हूं बेटा करंट यानी कि धारा कैसी राशि है, तो जो डेफिनेशन आप बता रहे हो, आप जानते हो कि परिमाण और दिशा होगी, उस हिसाब से तो धारा बेटा हमारी क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। धारा कैसी राशि हो गई बेटा, सदिश राशि हो गई। क्यों हो गई, उसका कारण क्या है, कैसे हो गई, तो उसको देखिए कि जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं, किसी भी परिपथ की बात करते हैं, जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, एक प्रतिरोध लिया और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। बेटा किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर इस सर्किट में आप करंट की डायरेक्शन दिखाओगे तो वो दिखाते हो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जब बैटरी से जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है कि यहां पर कोई धारा जो प्रवाहित होगी उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका कुछ परिमाण भी होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बेटा धारा में परिमाण भी है और यहां जो आपने ये जो दिशा दिखाई है ना, तो इसमें दिशा भी निहित है। तो जब परिमाण और दिशा को यदि हम सदिश कह रहे हैं तो इसके हिसाब से धारा क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई। लेकिन आप बुक्स में पढ़ते हो कि धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा, अदिश। ध्यान रखना, कैसी राशि होती है, अदिश होती है। तो अब तो कंफ्यूज हो गए आप कि परिभाषा के हिसाब से धारा सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि धारा अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों भाई, है ना, ऐसा क्यों? तो यही बस इस तरीके के मिसकंसेप्शनों को लेकर के हम वेक्टर की बात करेंगे और आप लगातार इसको बने रहे, देखते रहे, ताकि आप लोगों के जो गलत आप चीजें पढ़ करके आते हो 11th 12th में, वो सारी आपकी दूर हो सके। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे यहां पर आप जो सदिश की परिभाषा पढ़ रहे थे वो गलत है ना। परिमाण और दिशा तो होनी ही चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए बेटा, सदिश नियमों की पालना भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सदिश नियमों की पालना भी करे, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तीसरी प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है कि भाई सदिश की जो सही परिभाषा होगी, एग्जैक्ट परिभाषा होगी, वो ये होगी कि सदिश वे राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा पर निर्भरता तो हो ही हो, साथ में सदिश नियमों की पालना भी करे। तो अब आपकी सदिश की परिभाषा बिल्कुल सही हो गई और उस हिसाब से धारा क्या हो जाएगी बेटा, अदिश राशि हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि धारा परिमाण है, दिशा है, लेकिन सदिश नियम के जो सदिश नियम है उनकी पालना नहीं करती है। अब सदिश नियम की पालना कैसे नहीं होती है, तो बेटा आप किरचॉफ लॉ पढ़ते हो, किरचॉफ लॉ में आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है धारा सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। क्लियर है सबको? तो अब आप इस चीज का ध्यान रखें कि अदिश राशियां वे होती है जिनकी केवल परिमाण पर निर्भरता हो, दिशा पर कोई निर्भरता ना हो। सदिश वे होती है जिनमें परिमाण हो, दिशा हो, प्लस क्या, सदिश नियमों की पालना भी करे। क्लियर है सबको? चलो अब इसके बाद बेटा बुक्स में एक और हम पढ़ लेते हैं जनरली, वो है प्रदिश। ठीक है, हालांकि मेजरली तो हम या जनरली तो हम जो है दो ही भागों में डिवाइड करते हैं इनको, भौतिक राशियों को, अदिश और सदिश में, स्केलर और वेक्टर में, लेकिन एक जनरली वर्ड और आ जाता है प्रदिश। क्या आ जाता है बेटा? प्रदिश, प्रदिश आ जाता है। तो अब प्रदिश राशियां कौन सी होती है उसके लिए देखिए बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं प्रदिश राशियों की, ठीक है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा टेंसर क्वांटिटीज। क्या कहा जाता है? टेंसर क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है तो उसको देखिए। प्रदिश राशियां, इसमें बेटा दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ये न तो अदिश होती है, न तो अदिश राशि होगी, और ना ही क्या होगी बेटा, सदिश राशि। यानी कि ये ना तो स्केलर होती है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना, प्रदिश राशि टेंसर क्वांटिटी ये ना तो अदिश होगी ना सदिश होगी, है ना। अब ये तो बच्चा जनरली जान भी जाता है कि भाई अदिश और सदिश नहीं है ना। प्रदिश आ रही है तो प्रदिश मतलब अदिश सदिश तो हो नहीं सकती, है ना। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि इन राशियों का जो परिमाण है बेटा, जो परिमाण है वो दिशा के साथ लगातार परिवर्तित होता है। परिमाण दिशा के साथ लगातार परिवर्तित होता है, वो कहलाती है हमारी प्रदिश राशियां। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहलाएगी हमारी प्रदिश राशियां। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल हो गया इसका जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बेटा क्या? प्रतिबल। क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है? अपनी प्रदिश राशियां हैं। क्या है ये? प्रदिश राशियां है। क्लियर है सबको? तो ये प्रदिश की बात हो गई। दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है बेटा, जो बात मैं बताते जा रहा हूं उन बातों को आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, याद करें उनको और इन्हीं को ध्यान रखें। आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई अदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको बिल्कुल पूरे अपने विश्वास के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि बस जो बात हम कर रहे हैं थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली, उन सबको आप लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आपको कभी दोबारा दूसरी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है, प्रदिश राशियां क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश को किस प्रकार से आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे, दर्शाओगे। सदिशों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं।
तो उसमें देखिए जैसे बेटा कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, है ना, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके ऊपर एक एरो का सिंबल बना दूंगा। ठीक है, तो सदिश को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? एरो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एरो से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो एरो की लंबाई है बेटा, ये यहां से यहां तक इसकी लंबाई हो गई, ये तो किसको दिखाएगी? मैग्नीट्यूड को। किसको दिखाएगी? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को। किसको दिखाएगी बेटा? परिमाण को दिखाएगी। ठीक है, और जो इसका जो हेड है यानी कि जो ये शीर्ष है इसका, ये जो बेटा शीर्ष है इसका, ये किसको दिखाएगा? दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? दिशा को। तो सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम उसको एरो से प्रदर्शित करेंगे, तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे, और तीर का निशान में जो तीर की लंबाई है वो उसके परिमाण मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, और जो एरो का हेड है यानी तीर का जो शीर्ष है वो किसको दिखाता है? दिशा को। तो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, मुझे इसका क्या करना है बेटा? सदिश रूप में लिखना है। तो आप जानते हो इसको लिखा जाएगा ए वेक्टर। क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर। इसको बेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि ए के ऊपर तीर का निशान, नहीं, ये गलत तरीका है। कई बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, तो नहीं, हमें सही फिजिक्स सीखनी है, सही तरीका सीखना है, तो इसको पढ़ा जाता है हमेशा ए वेक्टर। क्या पढ़ा जाता है? ए वेक्टर बोला जाता है। क्लियर है सबको? तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? वेक्टर का। और थोड़ी सी चीज मैं इसमें आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपसे कहे कि ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, अब हम मैग्नीट्यूड को किस प्रकार से दर्शाएंगे, परिमाण को कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए देखिए ए वेक्टर का जो परिमाण आपसे पूछा कि भाई ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाने का तरीका है बेटा कि इसको दर्शाया जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर से। किससे दर्शाया जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर से। या तो आप दर्शाओ मॉड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपल लिख दो या आप ए। ठीक है, सदिश का परिमाण दर्शाने के लिए, जैसे ए वेक्टर का परिमाण मुझे दर्शाना है, मैग्नीट्यूड मुझे दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मोड का सिंबल, ये बेटा जो बनाया है ये मैं मोड का सिंबल है। ठीक है, तो या तो मैं मोड से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो यहां पर मुझे मोड लिखना पड़ेगा। और यदि आप इस एरो को हटा दोगे, इस एरो को हटा दोगे, तो फिर आप सीधा सीधा ए लिख करके भी परिमाण को दर्शा सकते हो। तो ये दो तरीके हैं परिमाण को दर्शाने के। क्लियर है? तो यहां हमने सीखा कि भाई वेक्टर सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, कैसे उसके परिमाण को दर्शाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का वर्गीकरण। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा? सदिशों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए बेटा, सदिशों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। सदिशों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला किया गया अक्षीय सदिश, पहला किया गया अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, और दूसरा इसको जो वर्गीकृत किया गया वो किया गया ध्रुवीय सदिश में। किसमें बेटा? ध्रुवीय सदिश, जिसको कहा जाता है पोलर वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर सदिशों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक अपना ध्रुवीय सदिश, एक हो गया अपना अक्षीय सदिश। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षीय सदिश की। बेटा नाम से ही पता चल रहा है अक्षीय है ना, यानी किसी अक्ष के अनुदिश सदिश, नाम से पता चलता है। रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना है। नाम से ही बहुत चीजें हमें पता चल जाती है। अक्षीय सदिश तो क्या है बेटा? इसमें फिर ऐसे सदिश, अक्षीय सदिश ऐसे सदिश जिनकी जो दिशा होगी, ऐसे सदिश जिनकी जो दिशा होगी वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। किधर हो? घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, वो कहलाएंगे अक्षीय सदिश। तो कहने का मतलब इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। क्या बेटा? दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, वो कहलाते हैं हमारे अक्षीय सदिश। ठीक है, और यहां पर दूसरा है हमारा ध्रुवीय सदिश।
है ना। तो ध्रुवीय सदिश में जो दिशा है बेटा, जो दिशा होती है वो गति की दिशा, दिशा जो होगी सदिश की वो गति की दिशा में होती है। अब नहीं आया समझ में, क्या बोला, नहीं आया बेटा समझ में। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, है ना। सबसे पहले अक्षीय सदिश, तो अक्षीय सदिश की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। जैसे ये अपनी घूर्णन अक्ष हो गई और कोई जो है फिजिकल क्वांटिटी है वो इस तरीके से रोटेट हो रही है, डायग्राम से देखिए, ठीक है, किस तरीके से रोटेट हो रही है, इस तरीके से रोटेट हो रही है। ये हमारी क्या हो गई बेटा, घूर्णन अक्ष हो गई। क्या हो गई, घूर्णन अक्ष, रोटेशनल एक्सिस हो गई, है ना। तो इसके घूर्णन अक्ष के अनुदिश क्या कर रही है बेटा, रोटेट हो रही है। तो ये तो हो गई अक्षीय सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी, है ना। अब आपको पता है भाई कैसे पता करोगे कि कौन से तो अक्षीय सदिश है, कौन से जो है ध्रुवीय सदिश है, तो याद नहीं करना, समझना है। जहां भी बात घूर्णन अक्ष की होगी वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी होगी, आपकी अक्षीय सदिश होगी। कहने का मतलब जैसे आप सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति पढ़ते हो, वृत्तीय गति पढ़ते हो, तो वृत्तीय गति में आप, सर्कुलर मोशन में आप कोणीय विस्थापन की बात करते हो, कोणीय वेग की बात करते हो, ठीक है, कोणीय त्वरण की बात करते हो। तो यहां पर वृत्तीय गति में, क्योंकि जब भी कोई पिंड सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उस स्थिति पर बेटा उसकी एक अक्ष होती है, वो एक अक्ष के अनुदिश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर घूर्णन अक्ष आ गई और घूर्णन अक्ष के अनुदिश गति होती है किसमें, सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब क्या निकल के आया कि जहां पर वृत्तीय गति होगी वहां पर वो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब क्या होंगे, हमारे अक्षीय सदिश होंगे। क्या होंगे, अक्षीय सदिश। दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हो आप बल आघूर्ण। क्या ले सकते हो, बल आघूर्ण, ठीक है, यानी कि टॉर्क्यू जिसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि वहां भी जब बल आघूर्ण आप पढ़ते हो तो वहां पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां पर बेटा देखिए, यहां पर ये जो बल है और ये जो आर है, ये आर होती है घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी। तो बल आघूर्ण की बात भी घूर्णन अक्ष से की जाती है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब हमारे क्या हो गए बेटा, अक्षीय सदिश। क्या हो गए, अक्षीय सदिश। जहां भी बात किसकी होगी, घूर्णन अक्ष की बात होगी, वो हमारे हो जाएंगे अक्षीय सदिश। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिसकी भी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हुई वो हो गई हमारी क्या, अक्षीय सदिश, यानी कि एक्सियल वेक्टर। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट अब हम बात करें ध्रुवीय सदिश की, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर में मैंने लिखा बेटा कि दिशा जो होगी वो गति की दिशा में होती है, गति की दिशा में होती है। अब गति की दिशा में कैसे होती है बेटा, ध्यान से समझिए इस चीज को। जब भी वन डायमेंशन मोशन होती है, एक विमीय गति होती है, तो एक विमीय गति में जब वेग, त्वरण, बल की आप बात करते हो तो वहां पर हमेशा वो बल, वेग, त्वरण क्या होते हैं, गति की दिशा में होते हैं। मैं अभी इस लाइन के अकॉर्डिंग जैसे चल रहा हूं तो मेरी गति की भी दिशा ये है, तो मेरा जो वेग होगा, मेरा जो त्वरण होगा, मेरा जो मेरे पे लगने वाला जो बल होगा, उन सब की दिशा किधर होगी, मेरी गति की दिशा में होगी, है ना। तो फिर वेग, त्वरण और बल जो सदिश राशि होती है तो वो किस में आ जाएगी बेटा, ध्रुवीय सदिश में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बेटा, ध्रुवीय सदिश में आ जाएगी। तो ध्रुवीय सदिश में हमेशा दिशा कहां होती है, गति की दिशा में होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा क्या, वेग, त्वरण, बल और भी बहुत सारे हो जाएंगे। कब होंगे ये एग्जाम्पल, जब इनकी दिशा किधर हो, गति की दिशा के अनुदिश हो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ क्लास लेनी है डेली 1:30 से 2:30 बजे तक और अपनी फिजिक्स को अच्छा इंप्रूव करना है, न्यूमेरिकली भी, थ्योरेटिकली भी, कंसेप्चुअली भी। लेवल कोई किसी भी एग्जाम का कोई सा भी हो, आप बिल्कुल क्रैक करके आओगे, उसको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है सबको। तो हमारी ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों के वर्गीकरण की। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट अब सदिशों के प्रकार। किसकी बात करेंगे बेटा, सदिशों के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं,
सदिशों के प्रकार की, सदिशों के प्रकार की। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा, सदिशों को हम कई प्रकार से जो है करते हैं। तो यहां पर पहला है समान सदिश। क्या है बेटा? समान सदिश। विभाजित किया जाता है पहला समान सदिश में, यानी कि इक्वल वेक्टर। ठीक है, समान सदिश इसका मतलब इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर समान सदिश, नाम से पता चल रहा है समान सदिश, ऐसे सदिश। जनरली अगर स्टूडेंट से पूछे तो वो क्या कहेगा? ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या होती है? समान होती है। हाँ, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है, जिनके परिमाण समान होते हैं, वो होते हैं हमारे समान सदिश। नाम से पता चल गया। तो यहां पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि परिमाण व दिशा समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर परिमाण और दिशा समान सदिश में क्या होती है बेटा? समान होती है। अब देखो, थ्योरेटिकली उसने नहीं पूछा, उसने कुछ बना करके दे दिया आपको ऐसे ग्राफ सा। तो इसके लिए देखिए यहां पर जैसे एक तो बनाया ऐसे और एक बनाया बिल्कुल ऐसे। इस पे लिखा हुआ है ए वेक्टर और इस पे लिखा हुआ है बी वेक्टर। क्लियर है? तो बेटा ये दोनों अब हमारे क्या है? समान सदिश है। ये क्या है? दोनों समान सदिश है। समान सदिश है ना? क्यों? समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब परिमाण को मैंने बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो की लेंथ से। दोनों एरो की लेंथ बराबर है, इसका मतलब दोनों का परिमाण भी बराबर है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यहां एक एक वर्ड का ध्यान रखना है आपको, ये ग्राफ देखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि समान सदिश, क्योंकि कई बार ऐसे लिखा जाता है कि समान सदिश के लिए निम्न में से क्या सत्य है, और उसमें फिर ये ऑप्शन लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो आपका फिर आंसर भी यही होगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर सदिश ए का परिमाण है, मॉड ऑफ बी वेक्टर सदिश बी का परिमाण है, दोनों के परिमाण बराबर है, इसका मतलब समान सदिश में। और दिशा देखिए बेटा, दोनों के शीर्ष किधर हैं? दोनों के शीर्ष देखोगे तो एक ही दिशा में है या नहीं है? तो इन दोनों की दिशा भी समान है। तो ये क्या हो गए बेटा? समान सदिश। तो समान सदिश को हम इस तरीके से निरूपित करते हैं। समझ में आया? और इसके लिए समान सदिश के लिए फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, एक तो, और एक लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ये मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा समान सदिश। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं अब हम। दूसरा प्रकार होता है सदिश का असमान सदिश। क्या होता है बेटा? असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है असमान सदिश, ऐसे सदिश जो समान नहीं हो। अब बेटा सदिश समान नहीं हो तो सदिश, देखो कोई आदमी किसी के समान नहीं है, इसका मतलब उन दोनों की प्रॉपर्टी, उनके गुण समान नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो असमान सदिश तो दो सदिश एक दूसरे के समान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सदिशों के गुण समान नहीं है। गुण समान नहीं है। अब सदिश के गुण आपसे पूछे सदिशों के गुण क्या होते हैं, तो आप बताओगे बेटा कि सदिशों के गुण होते हैं परिमाण और दिशा। क्या है बेटा? परिमाण और दिशा। तो यहां पर असमान सदिश किसको बोलेंगे? जिसमें परिमाण, या तो परिमाण अलग हो, दिशा समान हो, या दिशा अलग हो, परिमाण समान हो, या फिर दोनों ही, यानी कि परिमाण व दिशा दोनों ही समान न हो। ठीक है, परिमाण समान है, दिशा अलग है, तो असमान सदिश हो गया। दिशा समान, दिशा अलग है, परिमाण समान है, तो भी क्या हो गया? असमान। या दोनों ही परिमाण और दिशा, ये दोनों ही क्या है? अलग है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये है। एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में बात करें तो जैसे ऐसे बना के दिया आपको,
ठीक है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। यहां देखिए ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब यहां पर इस एरो की लेंथ देख रहे हो, ज्यादा है, इसकी कम है बी वेक्टर वाले की, तो यहां पर परिमाण भी अलग अलग हो गया और दिशा दोनों की अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, असमान सदिश। और इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू पी वेक्टर, ये लिखा जाएगा बेटा। क्लियर? मैंने जैसे ये बनाया, ठीक है। अब यहां देखिए ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए दिशा तो दोनों की समान है, लेकिन परिमाण क्या है, अलग है, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। परिमाण अलग है, दिशा समान है, फिर भी ये कौन सा हो जाएगा, असमान सदिश। कौन सा हो जाएगा, असमान सदिश। तो असमान सदिश के लिए क्या ध्यान रखना है कि या तो परिमाण असमान हो, या दिशा असमान हो, या फिर दोनों ही असमान हो, वो हो जाएगा हमारा असमान सदिश। क्लियर है? ये हो गया अनइक्वल वेक्टर की बात। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, तीसरा प्रकार होता है, वो होता है विपरीत सदिश। तीसरा है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर जिसको कहते हैं, इसको बोला जाता है अपोजिट वेक्टर। दूसरा इसका नाम होता है बेटा नेगेटिव वेक्टर भी इसको बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इसको क्या भी बोलते हैं हम, नेगेटिव वेक्टर। ऋणात्मक सदिश भी बोला जाता है इसको, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, या ऋणात्मक सदिश यानी अपोजिट वेक्टर, और दूसरा कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है सबको? अब आगे देखिए, विपरीत सदिश नाम से पता चल रहा है बेटा विपरीत, तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होगा बेटा, पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि परिमाण तो समान होता है। परिमाण तो क्या होगा बेटा, समान। मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दिशा क्या होगी बेटा, दिशा क्या होगी, विपरीत। क्या होगी बेटा, विपरीत। ठीक है, दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी, और परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, कई बच्चे इसका बताते हैं कि परिमाण समान, दिशा अलग। नहीं बेटा, अलग वर्ड यूज में नहीं लेना, डिफरेंट यूज में नहीं लेना, क्योंकि इसमें दिशा विपरीत ही होनी चाहिए, यानी एक इधर है तो एक इधर, दिशा विपरीत होनी चाहिए। अलग का मीनिंग तो ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया। देखिए मैं अगर परिमाण बराबर कर देता हूं, देखना बेटा, ये एरो और ये एरो, दोनों का परिमाण मैंने कर दिया बेटा बराबर कर दिया, दोनों की लेंथ बराबर की है, और दिशा क्या है इनकी, अलग है। दिशा क्या है, अलग है, लेकिन ये विपरीत सदिश नहीं होगा। ये किस में आएगा, असमान सदिश में। क्लियर है, यहां दिशा विपरीत ही होनी चाहिए। इसमें परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत नहीं है, केवल दिशा अलग है। तो ये असमान सदिश का एग्जांपल है, ये इसका विपरीत सदिश का एग्जांपल नहीं है। क्लियर है, इसको हम असमान सदिश बोलेंगे। क्लियर, तो यहां दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत। अब साहब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक इधर बनाया बेटा, एक इधर बनाया, दोनों एरो की जो लेंथ है वो बराबर है, तो दोनों के परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है इनकी दिशा, और परिमाण क्या है, समान। तो ये हो गई बेटा हमारे क्या, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो ध्यान रखना ये दोनों प्रॉपर्टीज की, परिमाण समान, दिशा विपरीत। क्लियर? इसके बाद में बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, आगे देखिएगा, इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो विपरीत सदिश को रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर से।
ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर से। आ जाता है कि निम्न में से कौन सा संबंध विपरीत सदिश को प्रदर्शित करता है, तो उस टाइम पर बेटा आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो यदि ऑप्शन में ये है तो ये आपका आंसर सही होगा। क्लियर है? देखिए यहां पर अब ये जो माइनस है या ये जो नेगेटिव सिंबल है, ये किसको दिखा रहा है बेटा? विपरीत दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, और ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। परिमाण दोनों के क्या है बेटा? बराबर है, केवल माइनस का अंतर ही तो आ रहा है ना। तो माइनस किसको दिखा रहा है? विपरीत दिशा को। तो दिशा विपरीत हो गई और परिमाण क्या हो गया? समान हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे विपरीत या ऋणात्मक सदिश को। आप एग्जाम के हिसाब से एक एक पॉइंट ध्यान रखते जाएं, ये भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, ये भी पूछ लिए जाते हैं। विपरीत सदिश में से निम्न में से कौन सा सही है? तो बेटा ध्यान रखना, या तो ये एक्सप्रेशन सही करोगे या ये वाला सही करोगे। क्लियर है सबको? ये हो गया। अब एक बड़ी अच्छी बात देखिए, इधर क्या याद रखना है बेटा? विपरीत सदिश जो है, विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर, वो हमेशा क्या होता है? असमान सदिश होता है। ठीक है, विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है, लेकिन असमान सदिश विपरीत सदिश हो, इसमें एक वर्ड और लगा लेंगे हम, असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है, लेकिन असमान सदिश विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये लिखा है मैंने बेटा। नहीं आया समझ में, है ना? नहीं आया समझ में तो देखो, अभी देखिए, इधर देखिए बेटा। विपरीत सदिश हमारा ये होगा, विपरीत सदिश हमारा ये होगा। मैं इसको असमान सदिश कह सकता हूं, नहीं कह सकता? हमेशा कह सकता हूं। क्यों? असमान सदिश में क्या है कि परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, दिशा अलग हो, दिशा समान हो, परिमाण अलग हो। बात समझ में आ गई? तो यहां पर परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग है, तो ये असमान सदिश तो है, असमान सदिश तो है, इसलिए विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है। लेकिन असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ये मान लीजिए ये असमान सदिश मान लिया, अब ये विपरीत सदिश तो है, तो असमान सदिश तो बेटा ये भी है। क्या ये विपरीत सदिश है? नहीं है, नहीं है। क्या ये विपरीत सदिश है अपना? नहीं है। तो असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश, अब शायद आपको ये लाइन समझ में आ गई हो, विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है, लेकिन असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ये क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं शून्य सदिश की तरफ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ टाइप्स जो आता है वो आता है हमारा शून्य सदिश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा जीरो वेक्टर, और दूसरा नाम होता है इसका नल वेक्टर। क्या नाम होता है बेटा? नल वेक्टर। ठीक है, ये है, ध्यान रखना, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं इसको, और दूसरा इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। अब देखिए शून्य सदिश, नाम से पता चल रहा है शून्य, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो बेटा? शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, वो कहलाएगा हमारा शून्य सदिश। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जीरो बना के उसके ऊपर वेक्टर बना दो। ठीक है, ये शून्य सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। अब शून्य सदिश वही होता क्या है, तो समझ में आ गया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो होगा वो शून्य सदिश होगा। लेकिन शून्य सदिश कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको देखिए। ठीक है,
पहला, दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर, दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश कब प्राप्त होगा? दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर। एडिशन ऑफ टू अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इज जीरो वेक्टर। ठीक है, यानी दो विपरीत सदिशों को हम जोड़ेंगे तो वो दिखाएगा किसको? शून्य सदिश को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बेटा कुछ बच्चों के कमेंट गुड आफ्टरनून, गुड कुछ भी जय हिंद वगैरह जो आते हैं वो ठीक है, मैं उनका रिप्लाई मैं देख लेता हूं। बाकी मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट फोकस रहना चाहिए किस पर? पढ़ाई पर रहना चाहिए। तो वो बच्चे ऐसे नहीं कि सर तो हमें कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तो हम चलो सर की जो है क्लास भी नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आपके कमेंट्स में देखता रहता हूं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कंप्लीट 1 आवर जो है स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जो है पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं कमेंट्स हो के कोई रिप्लाई नहीं करता। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून रहता है, सभी को जो है शुभकामनाएं रहती है, सबको आशीर्वाद रहता है, ऐसा कोई आप गलत नहीं समझे। तो इसके लिए क्लास से आपको जाने की जरूरत नहीं है कि सर हमें रेस्पॉन्स नहीं देते तो हम चले जाएं। आप लगातार बने रहे, पढ़ाई पे फोकस करते रहे, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, चलिए, तो दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। तो उसके लिए देखिए बेटा, उसके लिए देखिए, अभी हमने पिछले इसमें देखा था कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये विपरीत सदिश हैं, ये विपरीत सदिश हैं, तो इसको हम लिख रहे थे मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, यही लिख रहे थे हम विपरीत सदिश के लिए, यही लिखा। अब देखिए यदि मैं इनको जोड़ता हूं, देखना बेटा, मैंने दोनों विपरीत सदिशों को जोड़ा तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर लिखूंगा ये मैं। अब यहां पर बेटा कभी भी दिशा जुड़ती नहीं है, दिशा घटती नहीं है, इसी के लिए सदिश योग के नियम बने थे। ठीक है, क्योंकि दिशा जुड़ती नहीं है और घटती नहीं है। यहां पर जो ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो किसका होगा? केवल और केवल, केवल और केवल किसका होगा बेटा? केवल केवल होगा परिमाण का, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड, परिमाण हमेशा जुड़ता और घटता है। तो यहां पर एडिशन यदि मैं कर रहा हूं बेटा, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर पहले तो। इसके बाद में बेटा देखिए विपरीत सदिश में मैंने लिखा था मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। दोनों के परिमाण क्या होंगे बेटा? बराबर के होंगे विपरीत सदिश में। तो यहां पर ए वेक्टर का परिमाण क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना, और बी वेक्टर का परिमाण क्या है? मॉड ऑफ बी वेक्टर। और विपरीत सदिश में बेटा, विपरीत सदिश में मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है नहीं होता? तो मैंने बेटा बी वेक्टर की जगह मॉड ऑफ बी वेक्टर की जगह लिख दिया मॉड ऑफ ए वेक्टर। यहां से लिखा है बेटा क्योंकि विपरीत सदिश में ये हुक प्रॉपर्टी होती है, हमने समझी है अभी। ठीक है, तो अब क्या आ गया बेटा? 0 आया या नहीं आया? आया। तो दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है? शून्य सदिश। अब वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसमें वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से परिमाण क्या हो जाता है बेटा? 0। दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए जल्दी से कि दो विपरीत सदिश थे बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, मैं उनको ऐसे लिख सकता हूं। अब दो विपरीत सदिशों को जोड़ना है, मैंने इनको ऐड किया, इसके बाद इससे ये स्टेप आ जाएगी, आप भी जानते हैं इस चीज को। इसके बाद में मैं यहां दिशा जुड़ेगी घटेगी तो है नहीं, यहां परिमाण जुड़ता है और दिशा जुड़ती नहीं है ना। तो यहां पर बेटा मैंने परिमाण की बात की और फिर विपरीत सदिश में मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर की जगह मैंने मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस तरीके से दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है? शून्य सदिश प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद में बेटा आगे देखिए, दूसरा कब हमें शून्य सदिश प्राप्त होगा? तो दूसरा हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है कि किसी भी सदिश को शून्य से गुणा करने पर, शून्य से गुणा करने पर कोई भी सदिश है, जैसे ए वेक्टर है बेटा, इसको मैंने 0 से गुणा कर दिया, तो अब हमें क्या मिलेगा? शून्य सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा? शून्य सदिश मिलेगा, है ना, क्योंकि इसका जो है परिणाम क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो ये दो स्थितियां है जब हमें शून्य सदिश प्राप्त होती है। अब बेटा आपको
एक बात और ध्यान रखनी है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर ये तो पता चल गया कि शून्य सदिश हमें कब मिलेगा, है ना, दो परिस्थिति हमने देख ली, लेकिन क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या जिसको हम शून्य सदिश कह सकते हैं? तो उसके लिए ध्यान से देखिए, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश एक शून्य सदिश, एक शून्य सदिश होगा कब? जबकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति एक हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। विस्थापन सदिश एक शून्य सदिश होगा, है ना, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। आप कह दो कि शून्य सदिश का एग्जांपल क्या है कि विस्थापन सदिश, नहीं 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 नहीं, गलत। विस्थापन सदिश शून्य सदिश होगा, लेकिन कब होगा? जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति क्या हो बेटा? एक हो। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक होती है, समान होती है, उस स्थिति पर क्या होता है बेटा? उस वस्तु का विस्थापन 0 होता है ना। जब भी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही होती है, समान होती है, यानी कि कोई वस्तु घूम फिर के वापस से इसी पॉइंट पे आ गई, जैसे ए पॉइंट से चालू हुई थी और घूम फिर के वो वापस से ए पर आ गई, तो प्रारंभिक स्थिति भी इसकी यही है, अंतिम स्थिति भी इसकी यही है। तो उस स्थिति पर क्या हुआ बेटा? इसका विस्थापन क्या हो गया? 0, है ना। जैसे यहां देखिए, एक वस्तु थी, या वस्तु नहीं, आदमी था, कण था, कुछ भी था, वो ए से चला बी को गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर गया वापस से, है ना। तो वो जो कण था, जो वस्तु थी, वो ए से बी सी होते हुए वापस कहाँ आ गया? ए। इसकी प्रारंभिक स्थिति भी ए थी, अंतिम स्थिति भी ए थी, तो इस स्थिति पर इसका विस्थापन क्या है बेटा? 0। ठीक। और जब विस्थापन 0 है, इसका मतलब, क्योंकि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सदिश राशि होती है, तो विस्थापन 0 है, इसका मतलब विस्थापन सदिश का परिमाण 0 है, और विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा उस स्थिति पर? शून्य सदिश। क्योंकि शून्य सदिश के लिए, नल वेक्टर के लिए, 0 वेक्टर के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जिसका परिमाण 0 होता है, जिस सदिश का परिमाण 0 होता है, उसको हम विस्थापन सदिश कहेंगे। एक ही एग्जाम्पल नहीं है कि आप इस विस्थापन सदिश को हमेशा वो माने, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि जो सदिश है, कोई भी भौतिक राशि जो सदिश है, और वो उसका परिमाण किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, उस कंडीशन में वो सदिश, वो भौतिक राशि जो है, वो क्या होगी? आपकी शून्य सदिश होगी। किसी स्थिति पर जैसे बल का मान मान लो 0 हो गया, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो 0 होता है, तो उस परिस्थिति पर अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया? शून्य सदिश हो गया, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? हमेशा सदिश राशि होती है। क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब यह है कि कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं है इसका, आपको यह देखना है कि भाई किसी परिस्थिति पर कोई भी भौतिक राशि का परिमाण 0 आ रहा है, और उस स्थिति पर वो सदिश है या नहीं है, पहले तो ये, तो वो शून्य सदिश में आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि भैया दूरी 0 है किसी परिस्थिति पर, है ना, दूरी 0 है, दूरी क्या है बेटा? 0। दूरी क्या है? 0 है। मान लो किसी भी परिस्थिति पर दूरी 0 है, पर दूरी शून्य सदिश नहीं हो सकती, क्योंकि पहली चीज ये सदिश राशि ही नहीं है। जब ये सदिश राशि नहीं तो शून्य सदिश कैसे बन जाएगी? तो दूरी 0 हो रही है, लेकिन फिर भी वो शून्य सदिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूरी सदिश राशि ही नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? तो ये शून्य सदिश से रिलेटेड हमने इसकी बात कर ली। इस पॉइंट का आप ध्यान रखें, कोई भी आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो।
क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। चार टाइप्स हो गए बेटा, पांचवा पढ़ रहे हैं हम, एकांक सदिश। क्या पढ़ रहे हैं हम? एकांक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर। ठीक है, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। अब यहां देखिए, नाम से पता चल रहा है एकांक, वहां शून्य था, यहां एकांक। एकांक का मतलब 1। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? 0। वेक्टर जिसका परिमाण क्या होगा बेटा? 1 होगा, 1 हो। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है बेटा? 1 होना चाहिए, है ना। जिसका परिमाण 1 होगा वो हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे? कैप से। कैप से, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है कैप, जिसको आप बोलते हैं टोपी, है ना। किसी को टोपी पहना दी, इसका मतलब उसका एकांक सदिश बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ए वेक्टर का एकांक सदिश दिखाऊंगा, ए वेक्टर का एकांक सदिश दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बेटा? ए और उसके ऊपर कैप, है ना। टोपी पहनाना, टोपी पहनाने का मतलब क्या है? उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो ए वेक्टर का एकांक सदिश ए कैप होगा। क्लियर है। इसके बाद एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है बेटा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। यहां मैं सदिश ए की बात कर रहा हूं, है ना, इसलिए मैंने उसके रेस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला लिखा है। जर्नली आप लिख सकते हो सदिश डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो बेटा? सदिश का परिमाण। क्या लिख सकते हो? सदिश का परिमाण। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए कैप का, यानी कि एकांक सदिश निकालने का। क्लियर है सबको? ये अपना हो गया एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है, उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद में बेटा देखिए, हम जर्नली 3 निर्देशांक अक्ष पढ़ते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये 3 निर्देशांक अक्ष पढ़ते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है बेटा आई कैप। क्या होता है? आई कैप। वाई के अनुदिश होता है जे कैप और जेड के अनुदिश होता है बेटा के कैप। ठीक है, आई जे कैप क्या गया है ये ध्यान रखना। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश होता है जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश होता है के कैप। क्लियर हो गई सबको बात? इसके बाद में देखो, यहां मैथमेटिकली जो है बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपसे कहीं लिखा हुआ है मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप, तो ये क्या दिखा रहा है बेटा? मॉड ऑफ आई कैप दिखा रहा है आई कैप का परिमाण। अब आई कैप क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण क्या होगा? 1। तो मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू 1, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू भी 1, क्योंकि जे कैप क्या है? एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? 1। तो मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1। तो यहां से एक प्रॉपर्टी जो पूछी गई है, तो आप देखो ये लिख सकते हो, मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप। ये आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि तीनों के ही परिमाण क्या होंगे? 1 होगा। कैसे होगा वो मैंने बता दिया कि मॉड ऑफ आई कैप का मीनिंग क्या है? मॉड ऑफ आई कैप का मीनिंग है बेटा कि आई कैप का परिमाण। आई कैप क्या है? एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? 1, इसलिए मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू 1, मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1। तो तीनों बराबर होंगे, इसका आप ध्यान रखें। क्लियर है? ये हम बात कर रहे हैं किसकी? एकांक सदिश की। समझ में आया सबको? ठीक है, ये बात हो गई हमारी एकांक सदिश से रिलेटेड। मान लीजिए कोई किसी ने पूछा बताओ ए बी वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा? ए बी वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा? तो वो एकांक सदिश होगा इसका ए बी कैप। टोपी पहना दो। क्या पहनानी है? टोपी। और यदि फॉर्मूला 1 पूछे तो ए बी कैप इज इक्वल टू क्या जाएगा? फिर ए बी वेक्टर सदिश को लिखा डिवाइडेड बाय सदिश का परिमाण, यानी मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका। समझ में आई बात? तो ये बात हो गई एकांक सदिश के। आगे चैप्टर में और भी बात जब आएगी तब हम इसकी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया सदिश का 5वां प्रकार। ठीक है, इसके बाद बेटा छठा,
देखो इंपॉर्टेंट जो थे 5 वो हो चुके। अब जो है वो केवल बस थ्योरी के हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर होता है एक, पैरेलल वेक्टर, समान सदिश, समांतर सदिश। तो नाम से पता चल रहा है, तो इसमें सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। ठीक है, दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर है वो समांतर सदिश कहलाएंगे। जैसे कैसे होंगे बेटा, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, तो ये क्या है बेटा, समांतर सदिश है। क्या है ये, समांतर सदिश। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इनको। ठीक है, ये समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर हो गए, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब बेटा ये असमान सदिश भी है, ध्यान रखना। तो समांतर सदिश, असमान सदिश हो सकते हैं। क्लियर है, असमान सदिश हो सकते हैं कौन, समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर को अनइक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि अनइक्वल वेक्टर भी ऐसे ही बनता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है समप्रारंभिक सदिश। समप्रारंभिक सदिश जिसको बोला जाता है बेटा को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है समप्रारंभिक सदिश, तो ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, है ना, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, वो कहलाएंगे बेटा हमारे समप्रारंभिक सदिश। कैसे, जैसे इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये एक ही बिंदु है, इस एक ही बिंदु से ये चारों सदिश जो है वो प्रारंभिक हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही बिंदु से ये प्रारंभ हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे समप्रारंभिक सदिश। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा समतलीय सदिश। ये आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम से ध्यान में रखें। ठीक है, समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो समतलीय मतलब एक ही तल में स्थित, एक ही प्लेन में, एक ही तल में स्थित। ठीक है, एक ही तल में स्थित जो भी होंगे सदिश हमारे, वो कहलाएंगे समतलीय सदिश। बात समझ में आ गई, क्या कहलाएंगे, समतलीय सदिश। क्लियर है सबको। इसके बाद समगंतव्य सदिश। तो समगंतव्य सदिश नाम से पता चल रहा है एक ही बिंदु पर मिलने वाले सदिश, एक ही बिंदु पर मिलने वाले सदिश। ये अपना एक ही बिंदु हो गया, इस पर ये तीनों सदिश क्या हो रहे हैं, आकर के मिल रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे समगंतव्य सदिश। क्लियर है, तो हमने इस तरीके से सदिशों के प्रकार की बात की, है ना। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, आज हमने किस किस टॉपिक की बात की है। सबसे पहले तो हमने समझा है अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है, और प्रदिश राशियां क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की है किसकी बेटा, किस प्रकार से सदिशों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी बात की। उसके बाद में हमने बात की है बेटा किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की, है ना। किसकी बात की है, क्लासिफिकेशन यानी सदिशों के वर्गीकरण, जिसको हमने अक्षीय सदिश और ध्रुवीय सदिश में बांटा था। इसके बाद में हमने बात की है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जिसमें समान सदिश हो गया हमारा, असमान सदिश हो गया, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश हो गया। बेटा ये जो 5 सदिश स्टार्टिंग के मैंने बताए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप दोबारा एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है वो सब चीज आप ध्यान में रखिए। आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी और चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे शून्य सदिश से रिलेटेड बातें हो गई, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी हमारी। इसके बाद हमने एकांक सदिश को पढ़ा है। इसके बाद हमने समांतर समप्रारंभिक
समतलीय और समगंतव्य सदिश। तो इस तरीके से हमारे सदिशों का प्रकार कंप्लीट हुआ, सदिशों का वर्गीकरण हो गया, सदिश राशियां, अदिश राशियां, प्रतिश राशियां क्या होती है, ये हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अब कल 1:30 PM हम आपके साथ होंगे स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश को लेकर के। किसको? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हम करेंगे कल के जो है क्लास में, और बहुत ही बढ़िया जो है कंसेप्ट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे। तो आप इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ में, लगातार आपका प्यार मिलता रहना चाहिए ताकि ये क्लास आपकी अच्छे से चलती रहे, मुझे पढ़ाने में मजा आता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।